और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। मंडी से मिल रही है, जहां के थनेड़ा वार्ड में गुरुवार शाम एक 4 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ। इस 4 मंजिला मकान में 14 कमरे हैं और सभी कमरों में किराएदार रहते हैं। जिन 2 कमरों में आग लगी थी उनमें भी किराएदार ही रह रहे हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। तो मंडी के थनेड़ा मोहल्ला से यह खबर है, जहां एक 4 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि 14 कमरे जो किराए पर दिए गए हैं, उनमें से 2 कमरों में ये आग भीषण तौर पर लगी। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर आग लगी थी। 2 कमरे जलकर पूरे तरीके से राख हो चुके हैं। एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा पेश आया है। देर रात का यह मामला है जब अचानक ये आग लगी और अफरा तफरी का माहौल यहां पर पैदा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। उसके बाद छानबीन यहां पर की जा रही है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मैं टारना में रहती हूँ। मेरे पापा का घर है श्री परमदेव ठाकुर का, और यहाँ पे एक लड़के ने अपने किराएदार रहता था, उसने कमरे में आग लगा दी। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो जब आग देखी तो फिर फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया। तो फिर यहाँ साथ में पड़ोसी हेल्प करने आए। जितनी देर में यहाँ पे हेल्प नहीं आई तो उसके बाद अंडर कंट्रोल हो गई। अभी AFT जो हमारे पास वाहन है उसमें हर एक सामान जो है उपलब्ध है। तो मौके पर हम लगभग 10 मिनट के अंदर हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हमने मौके पर देखा कि सिलेंडर जो है वो आग से लगी हुई थी और सिलेंडर भी जल रहा था। तो हमने उसमें पानी डाला और पानी से बड़ी मुशक्कत से पहले तो हमने वायरिंग जो है उसको कट कर दिया। तो उसके बाद बड़ी मुशक्कत से आग को कंट्रोल कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक और महत्वपूर्ण खबर की करते हैं, जहां शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सेब बागवानों की समस्या पर मंथन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और CPS मोहनलाल ब्राक्टा शिरकत करेंगे। तो बागवानों के कई मुद्दों को इस कॉन्क्लेव में उठाया जाएगा। खासतौर पर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब का मूल्य तय करना, ये 2 अहम मुद्दे रहेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कितने बजे ये कॉन्क्लेव शुरू होगा और जिस तरीके से CPS और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी इसमें शिरकत करेंगे, इसके अलावा कौन से मुख्य चेहरे इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे? राजेंद्र, अब से कुछ देर बाद हम कह सकते हैं करीब 11:30 बजे के आसपास अब गंभीर चर्चा इस कॉन्क्लेव में शुरू होगी। और जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि एप्पल के ऊपर जो लागत है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम नहीं हो पा रही है। जो दाम बागवानों को मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एप्पल मार्केट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एप्पल ज़रूर कॉस्टली मिलता है, लेकिन जब किसान बागवानों से ख़रीदा जाता है तो काफ़ी कम दाम पर होता है। लेकिन जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है और इसके ऊपर पिछले कुछ वर्षों से लगातार मंथन हो रहा है। सरकार की इन्वॉल्वमेंट की मांग भी की जा रही है और किसान भी यूनियन बनाकर, हम कह सकते हैं छोटे छोटे समूह बनाकर, मंच बनाकर इन पूरी मुद्दों के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और वैसी ही एक डिस्कशन आज है, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन सेब की पैकिंग के लिए जो मटेरियल लगता है उसको किस प्रकार से उसके दामों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कार्टन के ऊपर लगातार जिस प्रकार से गत्ते के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसको लेकर लगातार दिक्कत सामने आ रही है। इसके अलावा सरकारों से भी मांग की जा रही है, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, कि टैक्सेस जो लगते हैं उनको कम किया जाए, स्टेट GST को कम किया जाए, सेंट्रल GST को कम किया जाए। इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं उनके ऊपर इस कॉन्क्लेव में विचार होगा। और एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है कि खुले में अगर सेब बेचते हैं किलो के हिसाब से, तो उससे बागवानों को किस प्रकार का लाभ होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर भी चर्चा है। क्योंकि एप्पल एक सेंसिटिव
फ्रूट है और अगर थोड़ी सी चोट लगती है तो फिर एप्पल सड़ना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। तो ऐसे में एक खतरा वो भी रहता है कि अगर खुले में एप्पल बिकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में इसका कोई प्रभाव पड़े, कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि काफ़ी दिन स्टोर भी कई बार किसानों को बागवानों को करने पड़ते हैं जब मार्केट में सही दाम नहीं मिल रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा रही है। काटन के ऊपर विशेषकर हम देखेंगे कि लंबी चर्चा होगी। पिछली बार भी जो पूर्व सरकार के समय काटन में प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेट जीएसटी के ऊपर राहत दी गई थी, 18% से 12% किया गया था। अब मांग सेंट्रल जीएसटी कम करने की भी है। इसके अलावा जब पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने खुले में एप्पल की बात कही थी कि मार्केट में बागवानों को खुले में एप्पल बेचना चाहिए, तो उसका विरोध बागवानों की तरफ से बड़े स्तर पर किया गया था और उसका खामियाजा भी विधानसभा चुनावों में भाजपा को झेलना पड़ा। केवल एक सीट भाजपा एप्पल बहुल क्षेत्र से हम कह सकते हैं वो जीत पाए हैं शिमला ज़िला में। अब धीरे धीरे ये बात भी आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें कुल्लू मनाली वाला जो एरिया है, राजेंद्र, और एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली है कि अपनी गारंटियों में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को शामिल किया है। बागवानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, कांग्रेस ने इसको लेकर भी अपने घोषणा पत्र में गारंटियां दी थी। उस लिहाज से जिस तरीके से आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है, क्या हम ये माने कि इन तमाम मुद्दों के जरिए कांग्रेस उस गारंटी को भी पूरा करने की कोशिश करेगी? अब जैस्मिन, काफ़ी मुश्किल ये गारंटी पूरी करनी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि बागवानों को अधिकार दिया जाएगा मार्केट में रेट तय करने के लिए। तो ऐसे में दूसरा पक्ष जो व्यापारी वर्ग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि बाद में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की एक स्टेटमेंट आई थी कि बागवान अकेले रेट तय नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है, जिसका विरोध हुआ था। फिर उन्होंने अपना बयान वापस भी लिया था, खेद उन्होंने जताया था। तो ऐसे में ज़रूर कोशिश कांग्रेस की तरफ से है भी कि मार्केट में कैसे बागवानों को संतुष्ट किया जाए ताकि सही रेट उनको मिल सके। लेकिन ये काफ़ी मार्केट का विषय काफ़ी पेचीदा है और इसमें कैसे बागवानों को राहत दी जा सकती है, ये बड़ा विषय रहेगा। इसके अलावा ठगी, क्योंकि लगातार व्यापारी दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दिल्ली से या साउथ इंडिया से आते हैं, तो कई बार बागवानों को सेब खरीद लिया जाता है लेकिन अदायगी नहीं हो पाती, उसका भुगतान नहीं होता और ऐसे में ठगी का शिकार भी कई बार बागवान होते हैं। हमने देखा कि एक स्पेशल SIT तक गठित करनी पड़ी थी जिला शिमला में पुलिस को, और वो भी मामले सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक बड़ा विषय ये भी बागवानों के लिए है। लेकिन आज की जो कॉन्क्लेव है उसमें दो मुख्य विषय रहने वाले हैं। एक तो यूनिवर्सल कार्टन के ऊपर कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए हिमाचल प्रदेश में और क्या इसके लाभ हैं और क्या इसके नुकसान रहने वाले हैं। इसके अलावा खुले में से बेचने की बात है तो उसके क्या ठीक है। तो ये दो अहम मुद्दे हैं जिन पर आज विचार विमर्श इस कॉन्क्लेव में किया जाएगा। इसके इतर बागवानों के जो अहम मुद्दे हैं, सेब बागवानों के खास तौर पर, उन पर भी विचार विमर्श होगा। क्या कुछ इस कॉन्क्लेव से निकल कर आएगा, राजेंद्र, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अहम खबर धर्मशाला से भी है, जहां आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जाएगा। 2023 के IPL सीजन 16 का ये 66वां मैच है और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस स्टेडियम की क्षमता 20 से 22 हजार की है, लेकिन हाल ही में 17 मई को हुए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में स्टेडियम की दर्शक दीर्घा फुल हो गई थी और लोग कुर्सियों के अलावा स्टैंडिंग भी इस मैच को देखते नजर आए। ऐसे में आज भी स्टेडियम के फुल रहने की उम्मीद है। आज का मैच देखने के लिए CM सुक्खू भी पहुंच सकते हैं। HPCA ने उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। CM सुक्खू के साथ कई और विधायक भी आज मैच देखने पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। तो आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच ये मैच होगा। राजस्थान रॉयल टीम के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कहा कि पंजाब किंग्स टीम के साथ होने वाले मुकाबले में उन्हें अपनी टीम के खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका ये अंतिम मैच है, इसलिए उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस मैच को अपने हाथों से ना जाने दें। संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती की भी तारीफ की है।
धर्मशाला में आईपीएल का रोमांच आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच हुआ था और आज एक बार फिर 66वां मैच यहां पर खेला जाएगा। राजस्थान और चंडीगढ़ की टीम के बीच ये मैच होगा। खास बात यह है कि 17 मई की तरह आज भी स्टेडियम के खचाखच भरे होने की उम्मीद है। स्टैंडिंग भी लोग मैच को देखते हुए नजर आए थे और आज भी यही उम्मीद जताई जा रही है। वहीं राजस्थान रॉयल टीम के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने इस मैच को जीतने की आशा व्यक्त की है और उसके अलावा एचपीसीए के स्टेडियम की जमकर तारीफ करते हुए भी वो नजर आए। People go and express yourself. I feel in this season we played some really good cricket. The matter was in some games we couldn't hold the crucial moments and we ended up at wrong side. But I'm pretty sure this ground and this venue gonna suit us a lot. और हमारे सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, आज भी मैच यहां पर खेला जाएगा, इसको लेकर रोमांच भरपूर है और स्टेडियम के खचाखच होने की उम्मीद आज भी जताई जा रही है। खास बात यह है कि सीएम सुक्खू के साथ तमाम विधायक भी आज मैच देखने पहुंच सकते हैं। एचपीसीए की तरफ से उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। विचित्र, बिल्कुल जैस्मिन, देखिए आज जो है कहीं ना कहीं राजनीति का तड़का भी क्रिकेट में लग सकता है, क्योंकि खुद अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ जो है वो कांगड़ा के विधायक तो पीछे नहीं रहने वाले हैं और उसके साथ ही साथ जो सीपीएस और मंत्री हैं वो भी यहाँ पर जो है वो निश्चित तौर पर जो है मैच देखने के लिए आ सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास है, क्योंकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, नहीं प्रशासन की ओर से जो है वो इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री जो है आज कांगड़ा आ सकते हैं और एचपीसीए में मैच देख सकते हैं। लेकिन एचपीसीए के जो अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि क्योंकि विशेष अतिथि के तौर पर उनको आमंत्रित किया है तो वो आज यहाँ पर आ सकते हैं और निश्चित तौर पर वो मैच देखेंगे। अगर वो जैसे ही आएंगे जो भी उनका शेड्यूल रहेगा जैस्मिन, हम अपने दर्शकों को निश्चित तौर पर जो वो बहुत सबसे पहले जो अपडेट करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा है कि रोमांच निश्चित तौर पर ये रोमांच जो है बहुत ज्यादा हमने 17 मई को जो है वो हमने देखा है। और जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो पहले ही आगाह कर चुका था कि बारिश का साया इस मैच पर जो वो पड़ सकता है, लेकिन हुआ क्या, हमने वो चीज देखी है यहाँ पर और वाकई में मिरेकल्स हमेशा ही यहाँ पर मौसम को लेकर होते रहते हैं। बादल घुमर घुमर कर जो है वो आ रहे थे, लेकिन मैच पूरी तरह से सही सलामत हो गया और जैसे ही मैच खत्म हुआ, यानी मैच बिल्कुल लास्ट ओवर में चल रहा था, तो उस वक्त जो काफी बड़ा तूफान वहां पर आया था और उसमें हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आस पड़ोस के इलाकों में उस तूफान ने जो है वो नुकसान भी किया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल हम लोग मौसम की लिहाज से धर्मशाला में हमेशा से देखते चले आए हैं और देखने को मिलता भी है। और आज अगर जैसे हम देखें तो पूरी तरह से मौसम साफ है और आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी अच्छी धूप खिलने की बात कही गई है और धूप खिली भी हुई है और मैच भी आज उसी तरह से रोमांच। और आज के मैच को लेकर पिछले मैच की अपेक्षा बहुत ज्यादा जो है एक्साइटमेंट है दर्शकों में, क्रिकेट प्रेमियों में। क्योंकि आज जो है दो तगड़ी टीमों के बीच में यहाँ पर मुकाबला हो रहा है और राजस्थान रॉयल्स हो या फिर पंजाब किंग्स, इनकी परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो दोनों ने 13-13 मैच जो है वो खेले हैं और दोनों ने ही जो है वो अपनी इसके 6 मैच जीते, बाकी 7 मैच इन दोनों टीमों ने हारे हैं। दोनों ही अंक तालिका की लिहाज से देखें तो एक ही पायदान पर हैं, दोनों ही 12 नंबर पर हैं। लेकिन एक बात है जो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स पर हैवी पड़ रही है राजस्थान रॉयल्स, और वो ये है कि अब तक आईपीएल के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो 25 मैच जो है इन दोनों टीमों ने आपस में खेले हैं, उनमें से 14 मैच जो हैं वो जीते हैं राजस्थान रॉयल ने और 11 मैच जीते हैं पंजाब किंग्स ने। लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्योंकि घरेलू ग्राउंड है पंजाब किंग्स का ये धर्मशाला का स्टेडियम, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे और पिछली हार से भी सबक लेने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन एक बात और है यहाँ पर इस ग्राउंड से जुड़ी हुई, जो जिसको हम लोग कई बार कहते हैं, वो है पहले बैटिंग करना। यानी अगर टॉस जीतते हैं तो पहले अगर आप बैटिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि पिछले 7 मैचों में जिस भी टीम ने जो है पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है जैस्मिन, उस टीम ने निश्चित तौर पर मैच जो वो जीता है। उसका भी ये है कि 5 मैच जो है वो जीते गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर दो टीम बिल्कुल विचित्र, ये मैच के समीकरण किस तरीके से बैठेंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और कई मिथ्स हैं जो इस बार टूटे हैं, क्योंकि 17 मई को कहा जाता था कि जब भी 17 तारीख को पंजाब मैच खेलती है
तो हमेशा जीतती है, वो मिथ भी पिछले मैच में टूट गया। और अब आगे किस तरीके से ये मिथ है टूटेंगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 7:30 बजे राजस्थान और पंजाब की टीमों के बीच जो ये मैच होगा, इसको लेकर रोमांच भरपूर है। सीएम सुखू भी शायद ये मैच देखने पहुंचे। विचित्र, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक और अहम खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। 6 दिनों का उनका यह विदेश दौरा है। पीएम मोदी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। सबसे पहले वो जापान जाएंगे, जहां पर विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। फिर पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, जहां पहले भारत के वो प्रधानमंत्री होंगे जो पापुआ न्यू गिनी में शिरकत करेंगे, जहां पहुंचेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पर भी कई अहम बैठकें रखी हैं जिनकी मेजबानी प्रधानमंत्री को करनी है। और दिल्ली से जापान के लिए वो सबसे पहले रवाना हो चुके हैं। 6 दिनों का उनका ये विदेश दौरा है और कई अहम मुलाकातें इस दौरान प्रस्तावित है। और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का डंका बजता हुआ नजर आएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हिंद प्रशांत महासागर सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा जापान में सबसे शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधियों के साथ G7 में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और पापुआ न्यू गिनी जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 6 दिनों का उनका यह विदेश दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए वो रवाना आज सुबह हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और सरकार ने वस्तु कर पर ब्याज और पेनल्टी को माफ करके प्रदेश के लाखों छोटे ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया है। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ के प्रधान हरभजन चौधरी ने सीएम सुखू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने वाहन संचालकों को वस्तु कर पर लगी पेनल्टी और ब्याज को लेकर काफी गुमराह किया, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आते ही इस पर प्राथमिकता से एक्शन लेते हुए गुड्स टैक्स पर ब्याज की पेनल्टी को माफ कर दिया। इससे बीबीएन के 20,000 वाहनों को फायदा पहुंचा है। वही बात एक और अहम खबर की, जहां सिद्धारमैया कर्नाटक के नए सीएम होंगे, जबकि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा तय होने के बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को ट्विटर पर बधाई दी। कर्नाटक में 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में शपथ समारोह होगा। वहीं डिप्टी सीएम के साथ साथ डीके शिव कुमार लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के ओवर टाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चालकों और परिचालकों के 11 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि 2 किश्तों में 2 महीने के भीतर दिए जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार करेगी। परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने, बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन देने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रॉनिक बसों में बदला जाएगा। मौजूदा वक्त में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रॉनिक बसेस शामिल हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। सीएम ने कहा कि टाइप 1 की 75 ई बसें खरीदने की योजना पर काम जारी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में सभी संगठनों के मांग पत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने संगठन को उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया और कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन और पेंशन देने की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा कि निगम को बचाने के लिए सबको कोशिशें करनी होंगी। यहां डिप्टी सीएम ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 600 बसें शामिल होंगी। 75 बसेस का हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है
और उसके अलावा 225 बसें इलेक्ट्रिक हम और खरीदने जा रहे हैं, जो हमारे कैबिनेट ने हमें अप्रूव कर दिया है। वो बसेस का हम प्रोटोटाइप तय कर रहे हैं कि वो बसें HRTC की जो डीजल बसेस हैं उसी आकार की होंगी। और कुछ बसेस हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें डीजल बसेस अभी और फ्लीट में रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो बसें जा रही हैं, ट्राइबल एरिया में, दूसरों में, उसमें अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है इलेक्ट्रिक बसेस का, या तो उसके लिए भी हमें हमारी कल बातचीत हुई है। तो कुल मिला के हम 600 के आसपास बसेस जो हैं अपने फ्लीट में जोड़ पाएंगे। और उसके बाद हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि HRTC के स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो OPS हमने HRTC में लागू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि HRTC के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी, पेंशन पे चले गए, पेंशन को लेके भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, लेकिन हमने HRTC में सबसे पहले जो है OPS लागू करने का फैसला कर दिया। इनसे ऑप्शंस वगैरह मांग लिए और मैंने चारों यूनियन से बात की। सारे यूनियन, सारे कर्मचारी हमारे इस बात से खुश हैं कि एक सही दिशा में सही कदम टाइमली जो है उठाया गया है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।